गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के मरुस्थल के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया मैं जल्दी से 1 मिनट में समराइज़ करता हूँ। अब तक बेटा मैंने आपको भारत के फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले बताया था उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हमने 3 भागों में बांट कर पढ़ा था। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ठीक है, उसके बाद मैंने हिमालय के कई सेक्शंस को बताया। उसके बाद हमने देखा बेटा हिमालय के बाद हमने हिमालय पर पाए जाने वाले या हिमालय सहित पूरे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण शिखरों को डिस्कस किया मैंने। ठीक, नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बनवा, फिर पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुरी पहाड़ी, मिजो पहाड़ी तक, फिर इनकी सर्वोच्च शिखर, इनकी सर्वोच्च चोटियाँ, ये डिस्कस किया पूरा। फिर एक दिन हम लोगों ने पूरे भारत के सर्वोच्च शिखर को पढ़ा था, मतलब ऊपर काराकोरम की गाढ़वी नासिन K2 से लेकर के नीचे अन्नामलाई की अनाई मुड़ी तक। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब 11,000 कितना 8,611 मीटर से लेकर के 11 गाढ़वी नासिन K2 से लेकर के नीचे अन्नामलाई की अनाई मुड़ी कितनी है 2695 मीटर। वेरी गुड, 2695, मतलब भारत की सबसे नदर्न मोस्ट से लेकर के सबसे सदर्न मोस्ट तक चोटी को देखा था। फिर हमने मैक्सिमम मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ को देखा 1350 मीटर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, ये सब कुछ हमने देखा था। कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को बीच बीच में लेक्चर में दिए थे। लेक्चर जब देखा करिए तो उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दिया करिए। ठीक है, यूपीपीसीएस का भी मैं पेपर दे के आ रहा हूँ और यूपीपीसीएस का पेपर में मैंने देखा उन पेपर में कि उस पेपर में बहुत सारे प्रश्न वो आए बेटा जो मैंने आप लोग से डिस्कस किए हैं इस क्लास में। ठीक है, तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। ठीक, समझ रहे हैं बात को, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जान लीजिए। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के मरुस्थल। क्या है? भारत के मरुस्थल। मैं दूसरा सेक्शन शुरू कर रहा हूँ, तो एक बार जल्दी से समरी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रफ मैप ड्रॉ करते हैं भारत का। ठीक है, और इस रफ मैप के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये सब कुछ चीज़ें होती कैसे हैं। ठीक है, ठीक। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, तो इसको यहाँ देखिए। सबसे पहले बेटा मैंने आपको ट्रांस हिमालय पढ़ाया था, उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था क्या? हिमालय पर्वत। क्या पढ़ा था? हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के शिखर के बारे में डिस्कशन मैंने आपको बता दिया था। हिमालय पर्वत कहाँ से बेटा? यहाँ नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक। ठीक है, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। फिर हिमालय के हमने 3 क्रम देखे थे, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, इसको मैंने क्या बताया था बेटा? हिमाद्री। क्या बताया था? हिमाद्री। इसको क्या बताया था? हिमाचल। इसका नाम क्या बताया था? शिवालिक हिमालय। अब देखिए इसके बाद बेटा इसके बाद हिमालय से आने वाली कई नदियों ने यहाँ पर उत्तर के विशाल मैदान को बनाया है। किसको बनाया है? तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये बेटा पहला टॉपिक हो गया, जैसे मैंने कहा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। क्या बताया बेटा? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें ये आपका ट्रांस हिमालय, फिर ये हिमालय, और ये पटकाई बूम, नागा हिल्स, मणिपुरी पहाड़ी और मिजो पहाड़ी, ये क्या हो गई? पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। ये पहला टॉपिक हुआ जिसे कहे बेटा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के मरुस्थल। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? भारत के मरुस्थल। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है बेटा? अरावली पर्वत। ध्यान से देखिएगा, अरावली पर्वत के पश्चिम में, ठीक है, ठीक पश्चिम में नहीं, लेकिन पश्चिम में पाए जाते हैं भारत सहित विश्व के सबसे आबादी वाले या सबसे सघन आबादी जहाँ रहती है वैसे मरुस्थल। इसे कहते हैं थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं बेटा? आपने एक कार देखा है ना, थार है ना, एक 4 व्हीलर है थार, महिंद्रा थार, आई थिंक महिंद्रा कंपनी की है। तो थार के मरुस्थल याद रखिएगा। ठीक है, इसे कहते हैं थार डेजर्ट, थार के मरुस्थल। मैं अगर आपसे पूछूं कि मरुस्थल भारत में कहाँ कहाँ है, तो देखिए मरुस्थल के 2 प्रकार हैं। ठीक, मरुस्थल के 2 प्रकार हैं।
मरुस्थल यानी कि ऐसी भूमि जो बंजर है, बहुत ज़्यादा उत्पादन संभव नहीं है, ऐसे चीज़ों का जिस पर हम आधारित हों। ठीक है, मतलब हम आज तो साइंस इतनी डेवलप है कि हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, कुछ जगहों पर उगा भी रहे हैं, सब कुछ संभव है आज के समय में, है ना। हो सकता है आगे चल करके, हाँ आगे चल के एक ऐसा हाइब्रिड बीज आ जाए जो केवल मरुस्थल में पैदा हो, हु नोज़। लेकिन अभी हमको जो जानकारियां हैं कि अगर गेहूं की उत्पादन चाहिए बेटा तो लगभग 125 सेंटीमीटर से 175 से लेकर 125 सेंटीमीटर की अगर बारिश है तो वहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हो सकता है। ये अब तक की प्राप्त जानकारी है, क्योंकि अब तक हमने ऐसे ही बीज पाए हैं जिनको हम बोते हैं तो इतनी जलवायु आवश्यकता, इतनी बारिश आवश्यकता हमको है। आपको देखा है कि आपने धान का रोपा लगाने के लिए आपको एक बारिश होती है, उसके बाद कीचड़ में भीगते हुए रबड़ वाले जूते पहनते हुए आपने देखा होगा किसान भाई लोग क्या करते हैं, रोपा लगाते हैं, तब धान होता है। ठीक है, ये हमको अभी जानकारी है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि एवरीथिंग, अब तो साइंटिस्ट लोग मंगल पे खेती करने वाले हैं कुछ दिन में, तो बंजर भूमि को क्या ही मतलब है। अब यहाँ पे समझिएगा, मरुस्थल भारत में बेसिकली 2 टाइप के हैं। ठीक है, चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा, हाँ एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, सहारा एक करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन एक आंसर और है इसका। ठीक, थोड़ा सा सर्च करिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, हो सकता है तुमको थोड़ा अलग आंसर मिले। अंटार्कटिका या आर्कटिक में तो कोई नहीं है, एक बार देखना। ठीक है, अंटार्कटिका या आर्कटिक में तो नहीं है कोई, एक बार सर्च करके और उसके बाद पढ़ के देखिएगा। मैं इसके बारे में कल डिस्कशन करूंगा आपको, लेकिन आज इसको आप देखिएगा। चलिए, कौन सा बेटा? अंटार्कटिका। करेक्ट आंसर इज व्हाट? अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि मरुस्थल, अब वो कैसा स्थल, वहाँ तो कोई भी नहीं रहता, खेती बाड़ी तो छोड़ी दो, इंसान भी नहीं रहता। आबादी वाला कौन सा है? सहारा। आबादी वाला कौन सा है? सहारा। सबसे ज़्यादा आबादी, सघन आबादी वाला कौन सा है? थार का मरुस्थल। ठीक, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो गया? अंटार्कटिका, जहाँ लोग भी नहीं रहते, खेती भी नहीं रहती। सहारा कैसा है बेटा? अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। थोड़ा देखिएगा कितना लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सपांसन है। जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ, विश्व की सभी नदियाँ, सभी पहाड़ डिस्कस करेंगे। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ, ये सब कुछ, गोबी का मरुस्थल कहाँ है, मैं सब कुछ बताऊंगा आगे चल के आपको। ठीक है, ये तो डिस्कशन वाली बात हो गई। ठीक, मेरी हैंड की होगी वहाँ, देखिए तो। ठीक है, ठीक। तो देखिए, मैं आपको आगे आटाकामा ये सारे मरुस्थल आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के। हम लोग देखेंगे कि लोकेशन देखेंगे कहाँ पाए जाते हैं, देखेगा। अभी आपके लिए प्रश्न क्या है बेटा कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो गया? अंटार्कटिका। ठीक है, लेकिन आबादी वाला मरुस्थल कौन सा हो गया, जहाँ आबादी भी रहती है, वो कौन सा है? सहारा। लेकिन सबसे सघन आबादी कहाँ रहती है बेटा? थार। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कुछ ठंडे मरुस्थल हैं, कुछ गर्म मरुस्थल है। मैं जब आपको विश्व की वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि कौन से ठंडे मरुस्थल है, कौन से गर्म मरुस्थल है। तो हम इसको 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं मरुस्थलों को। ठीक है, एक गर्म वाले और दूसरा ठंडे वाले। तो अब आपको एक कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि सबसे पहला डिफिनेशन, हम डेजर्ट किस एरिया को कहते हैं, या कौन सा एरिया भविष्य का डेजर्ट बन सकता है अगर वहाँ पर हो जाए क्या? क्वेश्चन मार्क। अगर वहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो जाए, क्या हो जाए? 25 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल हो जाए लगातार कुछ वर्षों तक, तो आप ये मान के चलिए कि वो पर्टिकुलर स्थल धीरे धीरे किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? मरुस्थल की ओर अग्रसर हो रहा है। तो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर द बीइंग अ रीजन इनटू द डेजर्ट और कन्वर्ट रीजन इनटू द डेजर्ट, वो क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा। तो ऐसा क्षेत्र बेटा जहाँ पर कितनी वर्षा होती है? 25 सेंटीमीटर से कम एनुअली। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मरुस्थल। अब इसमें ठंडा गर्म रीजन से मतलब है, किससे मतलब है? रीजन से मतलब है। ठीक है, तो देखिए भारत में ठंडे मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं बेटा? तो ये है रीजन पूरा, ये लद्दाख का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? ये लद्दाख का क्षेत्र बेटा पूरा, ये जो पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन
ये जो लद्दाख का पूरा क्षेत्र है, ये पूरा रीजन कैसा है बेटा? ये ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? मैं आपको आगे जब जलवायु पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि यहाँ पर भी बारिश नहीं होती। भारत में बारिश हिमालय के नीचे होती है। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी किसी पहाड़ के फ्रंट में बारिश होगी तो बैक में बारिश का परसेंट जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर बारिश हो रही है तो पहाड़ के पीछे कितनी होगी? लगभग 50 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल बताता हूँ, विंध्य श्रेणी है बेटा यहाँ पर। क्या है? विंध्य श्रेणी है यहाँ पर, है ना? विंध्य श्रेणी ऐसे पढ़ाया था मैंने आपको, आगे और डिस्कस करेंगे। विंध्य श्रेणी के पीछे फ्रंट में क्या हो गया? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में तो नर्मदा घाटी हो गई। इस क्षेत्र में बहुत अच्छी बारिश होती है भारत में, मध्य प्रदेश में, ठीक। लेकिन विंध्य के पीछे क्या हाल है? इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बहुत कम एनुअल रेनफॉल है यहाँ पर। जैसे कहते हैं दिया तले अंधेरा वाली कहानी। तो एक फ्रंट पे तो बारिश होगी लेकिन बैक में बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं आपको जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बस हम 2-3 दिन में वहाँ पहुँचेंगे, तब मैं आपको डिस्कस करूँगा कि क्यों ऐसा होता है कि एक रीजन पे किसी पर्वत के एक फ्रंट पे बारिश होती है तो जस्ट बैक पर पर्वत के बैक एरियाज पे बारिश का परसेंट जस्ट हाफ हो जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट्स। टेंशन मत लीजिएगा, बस समझते चलिए। अभी आखिर यहाँ पर मरुस्थल बना कैसे, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये ठंडा मरुस्थल ऐसा है, हिमालय पर्वत है, उसके बैक में बारिश नहीं होती, बादल यहीं बन के यहीं बरसते हैं, ठीक है। यहाँ पे बारिश का परसेंट वैसा नहीं। कभी बारिश हो जाना अलग बात होती है, और बारिश आना, मानसून आना, वो अलग बात होती है। कभी 2-4 ड्रम पानी किसी को पिलाने के लिए दे दो तो क्या उसका पी लेगा? क्या पिएगा? तो 1-2 गिलास। बोले अब आज के बाद नहीं मानना, तो ऐसा संभव है क्या? एक ड्रम पानी के सामने रख दो, बोलो जितना पीना हो पी लो, आज के बाद नहीं मानना। इसको क्या बोलेंगे? आप तो लिख दोगे भाई कि मैंने 1 ड्रम पानी पूछा था। ऐसा संभव नहीं है। तो अब बारिश का एक रीज़न होता है। आप देखते हैं ना, हम लगभग इंतजार करते हैं जुलाई से शुरू करते हुए कहाँ तक? सितंबर तक, ठीक। वो बारिश महत्वपूर्ण होती है। तो जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ खेती नहीं होगी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी कैसे हो जाएगी? सूखी हो जाएगी। अब एक जगह ठंडी सूखी, एक जगह गर्म सूखी, तो एक ठंडा मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल। तो ये बेटा गर्म ठंडा मरुस्थल कौन सा हो गया? तो हमको लद्दाख का क्षेत्र लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? लद्दाख का क्षेत्र हमारा ठंडा मरुस्थल हो गया। और गर्म मरुस्थल कौन सा हो गया? कौन सा? थार, यानी कि राजस्थान। हाँ बेटा, गोबी का मरुस्थल। इधर पे है तिब्बत, तिब्बत के बाद है चीन, चीन के बाद एक देश आता है मंगोलिया, मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर है गोबी का मरुस्थल। हाँ ठीक, समझ रहे हो बात को? समझ रहे बात को? तो ये याद रखना। तो ये है कौन सा डेजर्ट? थार डेजर्ट। तो सबसे पहले थार डेजर्ट कैसा बेटा? थार डेजर्ट कैसा है? गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल होने के लिए कंडीशन क्या है? 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे, मरुस्थल है, ठीक है, ध्यान समझना। मरुस्थल है तो पेड़ ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पेड़ ज़्यादा लंबे होंगे तो उनमें वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। क्या होगा? वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। देखिए ध्यान से, जिनमें वाष्पीकरण ज़्यादा होगा वो पेड़ पानी ज़्यादा डिमांड करेंगे। जब पेड़ों को खुद पता है, ठीक है, पेड़ों को खुद पता है कि हम अगर ज़्यादा पानी का दुरुपयोग कर देंगे तो फिर एक्ट ऑफ सर्वाइवल का खतरा हो जाएगा, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो देखो, प्रकृति कुछ ऐसा नियम करती है कि वो खुद अपने आप को वातावरण के हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से ढाल लेती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कटीले, सबसे पहले जो पौधे हुए उसने अपनी हाइट को क्या कर लिया? यहाँ पर छोटा कर लिया। उसको पता था कि हम बहुत लंबे होंगे तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, बहुत दिक्कतें होंगी हमको, पानी है नहीं। तो उसने यहाँ पे नियम क्या बनाया? जितना चद्दर होगा उतना ही पाँव फैलाएंगे। इस नियम को यहाँ के पेड़ों ने, पौधों ने, यहाँ पे जन्म लेने वाली जितनी भी प्रजातियाँ हैं पौधों की, उसने अपने आप को एक फाइनल कर लिया कि हम अपनी हाइट को बढ़ने नहीं देंगे। अब हाइट छोटी है तो जानवरों के संपर्क में आ सकते हैं, तो उन्होंने अपने अंदर क्या निकाल लिया? कांटे निकाले। लो खा के दिखाओ। तो देखना यहाँ पर नागफनी पाई जाती है। कैक्टस की जितनी प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? अब बहुत अच्छा चीज़ बताता हूँ तुमको। एक नया फ्रूट जिसे कहते हैं ड्रैगन फ्रूट, एक बिकता है 250-300 रुपये का। वो केवल और केवल कहाँ होता है?
मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो मरुस्थल भी उपयोगी है। ठीक, आपने देखा होगा, अब बहुत बचपन से पढ़ा होगा कि जो मरुस्थल का जहाज़ है उसको क्या नाम से जाना जाता है? ऊँट को मरुस्थल का जहाज़ कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है बेटा, 2 कूबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? मतलब 2 कूबड़ रहते हैं, उन ऊँटों में 2 कूबड़ रहते हैं। ऐसे ऊँट का कूबड़ निकला होता है, एक कूबड़। आप भारत वाले में बैठोगे तो इन कूबड़ों को पकड़ के बैठोगे ऐसे करके। ठीक है, मुँह भी है भाई, ठीक है, ठीक, लेकिन उनमें 2 कूबड़ रहते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2 कूबड़ वाले ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? ठीक, सर्च करिएगा, मैं आपको आंसर कल पूछूंगा आपसे। 2 कूबड़ वाले ऊँट किसी मरुस्थलीय क्षेत्र, अब ऊँट है तो कहाँ पाया जाएगा? मरुस्थल में। तो मरुस्थल, किस मरुस्थल में पाए जाते हैं 2 कूबड़ वाले ऊँट? ठीक, तो समझ लो मरुस्थल। तो अब वो क्या करता है, उसके पास बहुत कैपेसिटी है पानी ढोने की भी और अपने अंदर स्टोर करेंगे रखने की भी। और ऊँट एक ऐसा जानवर है जिसे रास्ता सेंस होता है, पता होता है रास्ता, इसलिए उसका सहारा लिया था। जो हमारा भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये जो पूरा बॉर्डर यहाँ लगता है हमारा, ठीक है, जैसलमेर से जो पूरा बॉर्डर लगता है, यहाँ पर ऊँट से ही क्या की जाती है? पूरी सिक्योरिटी की जाती है। जो आप क्या कहते हैं, उसको गश्त दी जाती है, वो ऊँट से बैठ की जाती है। क्यों? यहाँ पे होता क्या है, कभी आप जैसलमेर जाइएगा जरूर, राजस्थान घूम के आइएगा एक बार, और यहीं पर जाइएगा जैसलमेर के बॉर्डर पर। क्या होता है कि जैसे अभी गर्मी चल रही है ना, तो तुमको यहाँ पर टीला दिखेगा। मान लो यहाँ पर टीला बना हुआ है, ठीक, हवा आई, ये तुमने क्या बोला कि टीले के दाहिने मुड़ जाना, तो शायद कोई पानी का कुछ रखा हो तो तुम बोल दो कि टीले से दाहिने चले जाना। जिसको बताया वो जब तक चला पहुँचा टीले, तो वहाँ टीला ही नहीं पता चला, शिफ्ट हो गया, वो उड़ गया वो। तो टीले के दाहिने टीला ही नहीं, तो कहाँ दाहिना मुड़ोगे? आपने कहा कि लेफ्ट मुड़ जाना भाई या राइट मुड़ जाना, उससे वो है ही नहीं वहाँ पर। सुबह की संरचना अलग, शाम की संरचना अलग। तो राजस्थान में जो रेगिस्तान में बेसिकली, अच्छा, राजस्थान को कुछ लोग पूरा राजस्थान को रेगिस्तान समझ लेते हैं, पर वो राजस्थान में होते हैं ना। बोला हाँ, बोला तुम लोग क्या बहुत रेगिस्तान? बोला है, लेकिन पूरा राजस्थान रेगिस्तान नहीं है। एक सेक्शन है राजस्थान के वेस्ट मोस्ट में, पश्चिमी क्षेत्र में, सबसे पश्चिम में क्या है बेटा? रेगिस्तान है। राजस्थान मतलब रेगिस्तान नहीं समझना। हाँ, अब वो आप सर्च करिएगा, देखिएगा, बड़ा सेक्शन है। सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? तो उसका नाम है बेटा मरुस्थली, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं पाया जाता, वहाँ पे कुछ नहीं होता, मरुभूमि, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन जहाँ कुछ नहीं उगता। ठीक, पढ़िएगा, मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आऊँगा तो बताऊँगा। तो पहली बात तो यहाँ देखो, मैं आपको समझा क्या रहा हूँ। राजस्थान का ये इलाका जिसके, देखो तुरंत बात तो मरुस्थल शुरू नहीं होगा, ये अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत की लोकेशन की वजह से ही ऐसा होता है। जब मानसून की पवनें आती हैं तो वो अरावली पर्वत के ऐसे चली जाती हैं, ठीक, और यहाँ पर कोई बड़ा जल स्रोत इस तरफ नहीं है। मैं आपको मानसून वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा क्या कारण है कि यहाँ मरुस्थल बना। अभी केवल इतना समझ लो कि जो मानसून की पवनें वो इसको 2 भागों में बांट देती है, टकराती नहीं है, इसलिए बहुत कम वर्षा होती है। और जैसे जैसे आप पश्चिमी पार्ट में जाओगे तो वर्षा का प्रतिशत खत्म, क्या बन जाता है? मरुस्थल। क्यों ऐसा होता है मैं आपको पढ़ाऊँगा जब मानसून वाले चैप्टर बताऊँगा, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो इतना याद रखना कि आपसे रीज़न पूछ लें कि ऐसा क्यों है, तो मरुस्थल जो मानसूनी पवनें हैं वो इससे टकराती नहीं है। जब टकराती नहीं तो बारिश नहीं होती, ये क्या बन जाता है? मरुस्थल बन जाता है, ठीक। चलिए, ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के जस्ट बाद एक पठार पड़ता है, इसको कहते हैं बेटा मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार? मेवाड़। याद रखिएगा, मेवाड़ वही क्षेत्र हो गया जहाँ आप बहुत सारी लड़ाइयों को सुने होंगे, मेवाड़ के राजा, ठीक है। तो मेवाड़ का पठार पड़ता है। फिर मेवाड़ के पठार से कौन सा पठार जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश का? उसका नाम है मालवा का पठार। कौन सा बेटा? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मालवा के पठार और अरावली पर्वत के बीच कौन सा पठार पाया जाता है? इसका नाम क्या है? मेवाड़ का पठार। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, समझ रहे हो? तो ये तो थार डेजर्ट हो गया। अब इसी डेजर्ट, थार डेजर्ट कहाँ से शुरू होता है? तो ऑप्शन पूछा जाएगा आपको, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा,
तो पंजाब हरियाणा का कुछ क्षेत्र जहाँ वेट पाया जाता है, पढ़ाऊँगा, कल थ्योरी दिखाऊँगा आपको। इस जगह से शुरू होता है ऊपर से, ठीक है। अरावली का विस्तार तो कहाँ तक है? दिल्ली तक। बताया था मैंने आपको, दिल्ली की पहाड़ी पर स्थित है भारत का राष्ट्रपति भवन, जिसका नाम क्या है? रायसेना हिल्स। वो रायसेना हिल्स जहाँ पे राष्ट्रपति रहती हैं, उसका जो जिस पर्वत पे बना है, जिस पहाड़ी पर है, उसको कहते हैं दिल्ली की पहाड़ी। और दिल्ली की पहाड़ी किसका हिस्सा मानी जाती है? अरावली पर्वत का। तो प्रश्न पूछा था कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो बेसिकली कहाँ तक बेटा? दिल्ली तक। ठीक, समझ रहे हो? अब यहाँ देखिए, आपको बताया जाएगा। तो ये जो इलाका बेटा, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। कौन सी? कच्छ की खाड़ी। खाड़ी बताया था मैंने आपको, 3 तरफ से थल और बीच में क्या है? जल। इसे क्या कहते हैं बेटा? खाड़ी। और 3 तरफ जल और 1 तरफ थल, इसे कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? बताया था ना मैंने आपको। ये क्या है बेटा? प्रायद्वीप। ये क्या है? खाड़ी। ये भी क्या है? खाड़ी। इधर पे पड़ता है बेटा कच्छ या रन ऑफ कच्छ। क्या कहते हैं बेटा? रन ऑफ कच्छ। कच्छ का रन मतलब ये सफ़ेद मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सफ़ेद मरुस्थल। यहाँ पर वैज्ञानिकों का तर्क है कि किसी समय यहाँ पर कोई नदी या हो सकता है अरेबियन सी का पानी यहाँ तक रहा हो। ठीक है, पानी का वाष्पीकरण हो गया, नमक वहाँ पर बिछा हुआ है। तो आजकल बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर होने लगी है। ठीक है, आपने सुना होगा कि मोदी जी जब सीएम थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो यहाँ पे बहुत सारा कच्छ रन ऑफ कच्छ का फेस्टिवल होता है। आजकल वो बहुत सारे टाइप के हाउस बनाए जाते हैं, इग्नू हाउसेस बनाए जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं लोग। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये है भारत के राजस्थान के पश्चिम में पाया जाने वाला मरुस्थल, जिसे कहते हैं कौन सा मरुस्थल? थार का मरुस्थल। यहाँ के पौधे लंबे लंबे नहीं होते। आपने सुना होगा एक खजूर होता है, वो प्रायः कम बारिश वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन रेगिस्तान में इसकी उपस्थिति बहुत कम होती है। ठीक है, आपने सुना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे आती थी। तो उसने अपने को इतना ऊंचा कर लिया कि आओ खा के दिखाओ मुझे। ठीक है, सारी कैक्टस ब्रीड में आपको कांटे दिखेंगे। इसी तरह से देखिए, मतलब जो प्रकृति होती है वो कैसे होती है। आपको मैंने बताया था ना बेटा कि ये जो बृहद हिमालय का क्षेत्र है, इसको कहते हैं क्या? हिमाद्री। यहाँ तो हमेशा बर्फ़ रहती है, लेकिन यहाँ है हिमाचल, मिडिल में क्या है बेटा? हिमाचल। तो यहाँ पे आपको वनस्पति देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ के वनस्पति को पता है कि एक फिक्स समय पर बर्फबारी को झेलना पड़ेगा। क्या झेलना पड़ेगा? बर्फबारी को। तो उसने अपने आप को क्या कर लिया है? शंकु आकार। कैसा कर लिया है? शंकु आकार। देखिए आइसक्रीम जैसा, ऐसे इसकी ये सारे वृक्ष ऐसे होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? क्यों होते हैं? क्योंकि जब बर्फबारी हो तो वो ऐसे स्लाइड होकर कहाँ चली जाए? ज़मीन में चले जाए और अस्तित्व बना रहे। अपने सतना रीवा टाइप्स का वृक्ष होगा तो ऐसे आएगा और उसके बाद कैसे हो जाएगा? ज़मीन में ऐसे गिर जाएगा, क्योंकि बर्फ़ के वेट को झेल नहीं पाएगा। तो प्रकृति ने, वनस्पति ने अपने आप को खुद चेंज कर लिया। उसको पता था कि अगर मैं ऐसा रहूँगा तो ज़िंदा नहीं रहूँगा, ऐसे हो जाऊँगा। इसलिए उसने अपने आप को कैसे कर लिया कि आओ भैया और जाओ भैया। ठीक, क्लियर है आप? तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये है बेटा यहाँ पे भारत के मरुस्थल। ठीक, ये भारत का दूसरा पार्ट है। मरुस्थल के संबंध में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, भारत के राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाने वाला मरुस्थल थार के मरुस्थल कहलाता है। इसका विस्तार आपको राजस्थान से लेकर के, मतलब राजस्थान छोड़ दीजिए, गुजरात से लेकर के आपको कहाँ तक? पंजाब हरियाणा तक आपको देखने को मिलेगा। पंजाब हरियाणा में इतना खतरनाक नहीं होगा, राजस्थान में सबसे खतरनाक क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? कच्छ के आसपास के क्षेत्र को रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, अरावली पर्वत से निकलने वाली कौन सी नदी है जो अपने आप को रन ऑफ कच्छ में समाहित कर देती है? उसका नाम है लूनी नदी। कौन सी? लूनी। याद रखिएगा, एक बेटा लूनी है, एक नदी का नाम है लूनी जो रन ऑफ कच्छ में जाके समाहित होती है। अरावली पर्वत से निकलती, कहाँ चली जाती है? रन ऑफ कच्छ में चली जाती है। अरावली पर्वत से निकलती है
और रन ऑफ कच्छ में जाती है। कहाँ जाती है? इसका नाम कौन सा है? लूनी। कौन से बेटा? और एक नदी निकलती है ऐसी, इसका नाम है बनास। क्या नाम बेटा? बनास। ध्यान से सुनो मेरी बात। लूनी नदी अपने आप को कहाँ समाहित कर रही है? रन ऑफ कच्छ में। कहाँ? रन ऑफ कच्छ में। कच्छ के रन में समाहित होने वाली नदी का नाम लूनी नदी। एक नदी और निकलती है, उसका नाम है बनास। ठीक है, कहाँ निकलती है बेटा? अरावली पर्वत वाले क्षेत्र से, उसका नाम है बनास। बनास आती है बेटा, और ये मिलती है मध्य प्रदेश से निकलने वाली, सबसे मध्य प्रदेश से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी, जिसका नाम है क्या? चंबल। किस में मिलती है? बनास किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? आपसे क्वेश्चन बताइए, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या नाम है? हाँ, एक बार चेक करिएगा। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बनास। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम चंबल। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम यमुना। क्या बोला मैंने? ध्यान सुनो। बनास सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी हो गई? चंबल की। चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई? यमुना की। बनास सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई चंबल की। चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई यमुना की। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई गंगा। और गंगा किसकी सहायक नदी? गंगा सबसे बड़ा अपने यहाँ का रिवर सिस्टम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो अरावली पर्वत से एक नदी चली जाती है पश्चिम की ओर, इसका नाम है लूनी, जो अपने पानी को कहाँ समाहित कर रही है? रन ऑफ कच्छ में। दूसरी निकलती है कौन सी बेटा? बनास, जो आके मिलती है चंबल में, चंबल मिलती है यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में। ठीक, समझ रहे हैं बात को? अब आपके लिए प्रश्न क्या बेटा? बनास किस जगह पर चंबल से मिलती है? पहला प्रश्न। दूसरा, यमुना किस जगह पर चंबल से मिलती है? दूसरा प्रश्न। या चंबल किस जगह पर यमुना पर मिलती है? दूसरा प्रश्न। और तीसरा तो पता ही है आपको कि प्रयागराज, जहाँ पर यमुना किससे मिलती है? इटावा बोले ना? हाँ, इटावा। ठीक है, तो यमुना मिलती है किससे? चंबल से, इटावा, यूपी में। ठीक है, चंबल नदी कुछ ऐसे निकलती है, राजस्थान की सीमा बनाती है, फिर उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है, याद रखिएगा। यमुना से मिल जाती है, यमुना आगे बढ़ती है, फिर यहाँ से आती है बेटा कौन सी? गंगा। ठीक है, तो गंगा मिल जाती है, इसका नाम हो जाता है प्रयागराज। ठीक, क्लियर है? तो इनको ध्यान में रखिएगा। रेगिस्तान या राजस्थान से या रेगिस्तान से, बेसिकली थार के मरुस्थल से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत पे सबसे सघनतम मरुस्थल है, जहाँ पे आबादी निवास करती है। ठीक है, यहाँ पर अभी वर्तमान प्रयोगों के आधार पे कुछ ऐसी किस्मों का उपयोग किया जा रहा है फसल में, जो यहाँ पर उग सकें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न लिखिए, MS स्वामीनाथन कौन थे? MS स्वामीनाथन कौन थे? MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन कौन थे? MS स्वामीनाथन कौन थे? ठीक है, तो इनको कहते हैं हरित क्रांति का जनक। वैश्विक हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग। क्या नाम है उनका बेटा? नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के रहने वाले थे, और इधर पे MS स्वामीनाथन भारत के रहने वाले थे। अब MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये आप लोग बता दिए मुझे। मेरा प्रश्न है, क्यों माना जाता है? ऐसा क्या किया था उन्होंने? थोड़ा पढ़ के आइएगा। MS स्वामीनाथन ने ऐसा क्या किया था कि उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? ठीक, इन सब के बारे में पढ़िएगा जरूर। वैश्विक हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को क्यों माना जाता है? इनको क्यों माना जाता है? MS स्वामीनाथन ने, MS स्वामीनाथन ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा था? क्या भारत सरकार, वर्तमान की भारत सरकार MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट को दे रही है? एक प्रश्न और लिखिए, वर्तमान में कितनी फसलों पर MSP घोषित की जा चुकी है? वर्तमान में कितनी फसलों पर MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP घोषित की जा चुकी है? ठीक है, तो आप लोग पढ़िएगा MSP क्या होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक, MSP घोषित की जा चुकी है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपने देखा होगा, आप सभी लोग खेती बाड़ी वाले बैकग्राउंड से होंगे मेरे हिसाब से, तो आपने सुना होगा यहाँ की देसी भाषा में कि गेहूँ बेचे का है ना? बघेली में बोल देते हैं गेहूँ क्या है? बेचे का, सरकार खरीद ली। तो सरकार खरीद ली, इसका मतलब सरकार क्यों खरीद रही है? क्योंकि उसने एक रेट फिक्स किया हुआ है। ठीक, और उस रेट पर सरकार खरीदने को तैयार है। आपकी क्वालिटी देखी जाएगी, तौला जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन सरकार खरीदेगी। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? क्यों सरकार खरीदे? बेचो तुम, सरकार खरीदे, उगाइए आप, सरकार खरीदे। ये पैसा कहाँ से आएगा? इस सबको ध्यान से पढ़िएगा।
है ना। समझ रहे हैं बात को। अगर किसान खुद इतना इंडिपेंडेंट हो जाए, हमारे यहाँ की व्यवस्था हो जाए, तो सरकार मान लीजिए 23 रुपये में खरीद रही है, किसान की इच्छा नहीं है 23 में बेचने की, ठीक है, वो 30 में बेचे, 35 में बेचे, उसके लिए अगर ऐसा मार्केट मौजूद हो तो किसान बेचारा क्यों बना रहे। सोचिएगा कभी इस विषय में, ठीक है। सरकार खरीदती है तो तुमने बेच दिया, बात ख़त्म। आप भी ऐसा बीज लगाए जिसमें खूब प्रोडक्शन हो, लेकिन क्या इससे हमारी मिट्टी का कुछ दुरुपयोग हो रहा है या उसका शोषण तो नहीं हो रहा। हम खाद डाले, खूब प्रोडक्शन हुआ, हमारा दिमाग क्या है कि भाई बेच देंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, बात ख़त्म, अपने से क्या मतलब, ठीक है। एक अभियान चला बेटा, सेव सॉइल, लिखिए क्वेश्चन, सेव सॉइल, मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत किसने और कब की। मिट्टी बचाओ अभियान की शुरुआत कब और किसने की। सेव सॉइल कैंपेन, सेव सॉइल कैंपेन, मिट्टी बचाओ अभियान की। मैं बता देता हूँ, इसकी शुरुआत एक्चुअल में सदगुरु जी ने की थी, जग्गी वासुदेव जी जिनका नाम है, आप सदगुरु के नाम जानते होंगे। आपने सभी ने वो आदि योगी की प्रतिमा देखी होगी, ऐसे करी हुई, जिसमें आग ऊपर चांद है, बड़ी खूबसूरत सी प्रतिमा। उन्होंने कोयम्बटूर में अपना पूरा एक सेंटर बनाया हुआ है, योगा सेंटर, जग्गी वासुदेव जी ने। जग्गी वासुदेव जी ने ही इस कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसका नाम था सेव सॉइल कैंपेन, मिट्टी बचाओ। बड़ा बेसिक प्रश्न है, अगर मिट्टी नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो हम नहीं होंगे, मानवता नहीं होगी, सभ्यता नहीं होगी। तो पढ़िएगा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, बड़ी सोच है और इसका बड़ा परिणाम है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। ये हमारा दूसरा फिजिकल सेक्शन खत्म होता है, ठीक है। कुछ क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो बताइएगा, कुछ आपके सजेशन होंगे तो बताइएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।